हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीतांशु शेखर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, the source of energy continuously get dissipated in the form of heat. This is known as heating effect और heating effect of current electricity। कह रहा है कि अगर हमारा कोई कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव हो और जो सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली उसमें डिसिपेटेड हो और वो हीट के फॉर्म में, तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा हीट है उसका एसआई यूनिट जूल होता है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। और हम हीट को ये भी कहते हैं और जानते हैं कि जो हमारा हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमारा हीट है एनर्जी का वो फॉर्म है। तो क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो हमारा एनर्जी है वो वर्क के बराबर है। इट मीन्स हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारा एनर्जी है वो वर्क के बराबर है, इक्विवेलेंट है। जो हमारा एनर्जी है वो वर्क के इक्विवेलेंट है। तो चलिए मैं इसको डिराइव करता हूं, इसका फॉर्मूला। तो हमारा हम लिखते हैं ऐसे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। जो हमारा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, हम क्या करेंगे, V को ऐसे ही एडजेक्टिव रखेंगे और जो हमारा वर्क है वो किसके बराबर है? वो तो हमारा हीट के बराबर है ना। तो वर्क को हम रिप्लेस कर देंगे हीट के बराबर, और नीचे Q था यहां भी सेम Q रहेगा, और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहां से आ जाएगा H इक्वल टू QV। यही हमारा हीट का फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो हीट है वो एनर्जी का फॉर्म है और जो एनर्जी होता है वो वर्क के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने एक फार्मूला लिखा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मैंने V को W को रिप्लेस करके H रिप्लेस कर दिया, W को हटा के मैंने H रिप्लेस कर दिया। तो V इक्वल टू मेरा क्या आ गया? H बाई क्यू। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारा फार्मूला आ गया H बराबर Q इंटू V। यही हमारा हीट का फार्मूला है। तो ये हमारा हीट का फर्स्ट फार्मूला है। हम जब इसको आगे डिराइव करते हैं तो इससे रिलेट मेरे पास दो फार्मूला आता है और दो फार्मूला आएगा। पहला फार्मूला इसका होता है H इक्वल टू VIT। ये हमारा दूसरा फार्मूला हीट का होता है। और तीसरा जो फार्मूला इससे ड्राइव करके आता है वो होता है H इक्वल टू I²RT। तो हमारे पास हीट के तीन फार्मूले हैं। पहला है H इक्वल टू Q इंटू V, दूसरा है H इक्वल टू VIT, और तीसरा है H इक्वल टू I²RT। हम अपने क्वेश्चन के पैरामीटर के डिमांड के अनुसार हम तीनों फार्मूला में कभी हमारा Q और V दिया रहेगा तो H निकाल लेंगे, कभी हमारा V और I और T दिया रहेगा H निकाल लेंगे, कभी R और T और H दिया रहेगा तो हम करंट निकाल लेंगे, कभी I और T भी दिया रहा H निकाल लेंगे, कभी H I और T दिया रहेगा तो V निकाल लेंगे। तो जैसा हमारा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, जो हमारा डेटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम कुछ भी फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। तो हमारे पास हीट के तीन स्टैंडर्ड फार्मूला है। पहला H इक्वल टू Q इंटू V, दूसरा H इक्वल टू VIT, तीसरा H इक्वल टू I²RT। तो शायद आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मैंने क्या किया है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पहले लिखा और W को रिप्लेस कर दिया हीट से, वर्क को रिप्लेस कर दिया हीट से, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहला फार्मूला निकाला। जब हमारा पहला फार्मूला आता है उसके रिस्पेक्ट में जब हम आगे ड्राइव करते हैं तो हमारे पास और दो निकल के नए फार्मूले आते हैं। तो टोटल हमारे पास हीट का तीन फार्मूला है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप ये तीनों फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी टॉपिक से रिलेट करता है और इस टॉपिक का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो मैंने आपको जस्ट इसके पीछे वाले पॉइंट पे हीट का फार्मूला निकाल के दिखाया कि जो हीट का फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला H इक्वल टू I²R इंटू T। H हीट, I करेंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम। तो यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टैंडर्ड डिराइव फार्मूला है और यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। लेकिन इसके स्टेटमेंट और पॉइंट क्या होते हैं उसको हम आगे बढ़ के देखते हैं।
देखिए स्टेटमेंट क्या है, अगर कहता है कि हीट प्रोड्यूसेस इन ए रजिस्टर, अगर किसी भी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूसेस होता है, तो पहला पॉइंट है कि हीट प्रोड्यूसेस इन एनी रजिस्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जो हीट किसी रजिस्टर में प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट के। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जो हमारा हीट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, हीट। हीट जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रेजिस्टेंस का। तो मैथमेटिकली हम इसको H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगला पॉइंट बोलता है इस पे कि जो हीट प्रोड्यूसेस इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करेंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। जो हमारा हीट होता है किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, उसमें जो जब हमारा हीट प्रोड्यूस होता है तो वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो मैथमेटिकली होगा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन के निकला। क्या क्या निकले, जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा पॉइंट है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तीसरा पॉइंट है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 स्टेटमेंट से 3 इक्वेशन बन के निकले। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन को, ऑन कंबाइनिंग ऑल 3 इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो लास्टली अल्टीमेट हम रिजल्ट क्या निकाल के लाएंगे, जो हमारा हीट होगा वो इक्वल टू करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंट इंटू टाइम। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। मैंने शुरू में ही यहां पे लिख रखा था कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। जब हम इक्वेशन 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए और तीनों को हम कंबाइन किए, ऑन कंबाइनिंग ऑल 3 इक्वेशन, तो हमारे पास बन के आ गया हीट का फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय बाय।